एक बात तो तय है कि दिन का पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद में जितना इंडिया ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को मिस नहीं किया है, उससे ज़्यादा मिस इंग्लैंड ने किया है। वरना अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी इंग्लैंड में इंडिया सीरीज़ खेलने के लिए जाती है तो पहले विकेट के रूप में रोहित शर्मा मिल जाते हैं और फिर उसके बाद में आउटसाइड द ऑफ स्टंप फिशिंग करते हुए विराट कोहली का विकेट आ जाता था। और इस प्रॉब्लम से विराट कोहली कितना स्ट्रगल किए हैं ये ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कोई भी नहीं जानता। लेकिन इस बार कुछ अलग चीजें हुई। दरअसल शुरुआत से ही इंडिया ने काफी पॉजिटिव इंटेंट दिखाया और सबसे बड़ी गलती जो यहां पर इंग्लैंड से हुई है वो ये कि इंग्लैंड की टीम ने पूरी तरीके से इंडिया को अंडरमाइन किया। लेकिन यहां पर इंग्लैंड की कोई गलती नहीं है। दरअसल जो इंडिया वाले हैं, जो इंडिया के फैंस हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया रिएक्ट कर रहा था इस पूरी सीरीज को लेकर, कहीं ना कहीं इंडियन फैंस में वो एक क्यूरियोसिटी नहीं थी इस बार इस टीम को लेकर। क्योंकि टीम को लेकर माना जा रहा था कि यार ये टीम पता नहीं कैसे ही परफॉर्म करेगी, क्या करेगी। बट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, हर तरह के डाउट को दूर करते हुए शुभमन गिल एंड टीम ने इस बार जिस तरह का पहले दिन परफॉर्मेंस दिया है वो एटलीस्ट ऐसा है कि आप कह सकते हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं है कि ये टीम सीधे सरेंडर कर देगी। हालांकि हेडिंगली का जो विकेट है वो बैटिंग के लिए काफी मुफीद था और बॉल वहां पर उतना ज्यादा मूव नहीं कर रही थी। थोड़ी बहुत एक आध दो ऑड बॉल्स थी जो कि वहां पर बिल्कुल स्विंग कर रही थी। बट क्योंकि धूप निकली हुई थी मेजर ऑफ द डे में, तो विकेट जो था काफी सपाट सा था, मॉइस्चर था नहीं एंड बॉल हवा में भी इतनी स्विंग नहीं कर रही थी। उसके अलावा इंडियन बैटर्स ने भी जितनी भी एप्लीकेशंस की जानी थी उन सभी तरीकों को तरीके से किया। और सबसे बढ़िया चीज ये रही कि बॉल को उसकी मेरिट के ऊपर खेला। जैसे जायसवाल थे, अगर उसको रूम मिल रहा था तो वो बिल्कुल कट शॉट मार रहा था। अगर हम लोग केएल राहुल की बात करें तो शुरुआत में केएल राहुल ने बहुत स्लो खेला, बॉल को बहुत डिफेंड किया, लेकिन एक बार आंख जम गई तो बंदे ने शॉट खेलना शुरू कर दिया। गिल ऑलरेडी जब वहां पर जायसवाल खेल रहे थे तब उन्होंने भी अच्छा खेला और उसके बाद में जायसवाल के जाने के बाद में पंत के साथ मिलकर इनिंग को बढ़िया आगे बढ़ाया और एक अच्छी सेंचुरी मारी। जायसवाल ने भी सेंचुरी कंप्लीट करी। लेकिन ऋषभ पंत जो थे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऋषभ पंत, वो जो कॉन्फिडेंस तोड़ने वाला जो काम होता है ना, वो ऋषभ पंत ने ही किया। ऋषभ पंत एज अ वाइस कैप्टन इस टीम की तरफ से खेल रहे हैं एंड बेन स्टोक्स की दूसरी ही बॉल के ऊपर जिस तरीके से बंदे ने आगे बढ़ के सर के ऊपर से चौका मारा था, उससे एक इंटेंट तो दिख गया था कि भाई ऋषभ पंत क्या सोच कर आए हैं। एंड इसके बाद वोक्स के आखिरी ओवर में, जो कि दिन का आखिरी ओवर वो डाल रहे थे, उसमें छक्का मारना और चौका मारना ये दिखाता है इंटेंट कि यार हम यहाँ पर हर बॉल को उसकी मेरिट पर खेल रहे हैं। यही कारण था कि जब ऋषभ पंत वापस पवेलियन में घुसे तो केएल राहुल जो थे बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े हुए थे कि भैया तू क्या कर रहा था। देखिए क्या होता नहीं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं कलेक्टिवली एक टीम के कॉन्फिडेंस को दिखाती हैं। यहां पर दो चीजें हो सकती थी। या तो ये टीम इस प्रेशर में रहती कि नहीं यार हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं हैं जो प्लेयर्स हमारे टीम के लिए इतने बड़े बन चुके थे कि उनसे आगे देखना मुश्किल हो चुका था। या फिर ये टीम उस माइंडसेट के साथ खेल सकती थी कि अरे हमारे पास तो वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा हारेंगे ही ना, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। लेकिन इस टीम ने जो माइंडसेट कैरी किया वो कैरी वाकई में बहुत अच्छा किया। बिना डरे खेले, हर बॉलर को उसकी मेरिट पे खेला। एंड सबसे बड़ी बात, कोई भी अपोजिशन आपकी तारीफ तभी करता है जब आप परफॉर्मेंस दें, और यहां पर इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। पहले दिन इंडिया ने 359 फॉर 3 का स्कोर बनाया है, जो कि इंग्लैंड में किसी टूर के फर्स्ट डे का थर्ड हाईएस्ट स्कोर है। वहीं जायसवाल ने सिर्फ 158 बॉल्स पे एक शानदार सेंचुरी कंप्लीट करी। चोट और दर्द के बावजूद 91 पे दो चौके और एक सिंगल से एक सेंचुरी कंप्लीट करी। मतलब जायसवाल को जो बॉडी लाइन जो बॉल डाली जा रही थी जिसपे वो क्रैम्प हो रहा था, वो बॉल इंग्लैंड ने बहुत ट्राई करी, कुछ बॉलें मिस होकर उसकी रिब्स पे पड़ी भी। लेकिन बंदे ने वहां पर जिस तरीके से इंटेंट दिखाया कि नहीं यार मैं खड़ा हूं यहाँ पे। अगर आपको याद हो तो इंग्लैंड अभी जब खेलने के लिए इंडिया आया था लास्ट ईयर, तब जायसवाल ने इस टूर पे दो डबल सेंचुरीज मारी थी। तो जायसवाल को ये तो पता है कि इंग्लैंड के बॉलर्स किस तरह की बॉल कर रहे हैं, लेकिन बस यहाँ पर कंडीशन से उसको थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ेगा। बाकी चीजें उसके कंट्रोल में है। इन सब के अलावा शुभमन गिल की कैप्टेंसी के ऊपर काफी कंसर्न्स थे कि किस तरह से चीजें आगे जा सकती हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि शुभमन गिल वॉज नॉट द बेस्ट चॉइस टू बी द कैप्टन। हालांकि जब बुमराह का बयान निकलकर सामने आया कि नहीं मैं कभी कैप्टेंसी के लिए नहीं जा रहा था और मैंने खुद ही मना कर दिया था, उसके बाद लग रहा था कि नहीं ठीक है, गिल को एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन के तौर पर यहां पर चूज किया गया है। तो गिल ने डेब्यू टेस्ट कैप्टेंसी में नॉट आउट अभी तक 127 रन स्कोर कर लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन भी पूरे कर लिए हैं। वहीं पंत ने जो वो हमेशा करने के लिए जाने जाते हैं वहीं किया, 65 रन की एक बहुत ही तेज इनिंग खेली और टेस्ट में अपने 3000 रन भी पूरे किए। ओवरसीज में धोनी के 1731 रन को बीट करते हुए अब उनके करीब 1732 रन बन गए। जायसवाल और गिल ने दोनों ने मिलकर थर्ड विकेट के लिए 129 रन की पार्टनरशिप करी,
जो कि इंडिया की नई जनरेशन की एक स्ट्रेंथ को दिखाती है और बताती है कि ये टीम झुकने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो मेरे लिए यहां पर रही वो रही इंडिया का डोमिनेशन। देखिए, इंडियन क्रिकेट पिछले काफी लंबे समय से डोमिनेट करता आ रहा है और उसके पीछे का बड़ा कारण है विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग, है ना। रोहित शर्मा को भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये खिलाड़ी दिग्गज खिलाड़ी थे एंड उसके अलावा ये खिलाड़ी सामने वाली टीम पे चढ़ के खेलते थे। मुंह से तो बोलते ही थे, लेकिन ये अपनी स्किल से भी सामने वाली टीम का मुंह बंद करके रखते थे। अब यहां पर इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया था और टॉस जीतने के बावजूद भी उन लोगों ने जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को आज डिस्प्ले किया है वो कहीं ना कहीं काफी डिमीनिंग था। मतलब यहां पर इंडिया ने पूरे दिन बैटिंग में एक डोमिनेशन बना रखा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि 90 फॉर 9 लॉस से 92 फॉर 2 जब इंडिया लंच के ठीक पहले गया तब इंग्लैंड थोड़ा सा इस दिन वापस जरूर आया था, लेकिन उसके अलावा ये पूरा दिन इंडिया का ही रहा। तो ऐसे में इंडिया का डोमिनेशन क्लियर तौर पर दिख रहा था। इवन लास्ट ओवर में भी पंत ने क्रिस वोक्स को छक्के मारे, तो ये बताता है कि इंडियन टीम का माइंडसेट कैसा है। हालांकि ये माइंडसेट दोधारी तलवार की तरह होता है, चला तो चांद तक वरना रात तक रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं यही नई जनरेशन की तैयारी है। रोहित और कोहली के रिटायरमेंट के बाद में जायसवाल, गिल और पंत ने इस बात को प्रूव किया है कि वो अगर सही तरीके से चलते रहे तो आने वाले 10 साल तक इंडियन क्रिकेट को संभाल सकते हैं। साई सुदर्शन को भी यहां पर मौका मिला, लेकिन वो मौके पे चौका मार नहीं पाए और एक नर्वसनेस जो होती है उसका शिकार हो गए। बट कोई नहीं, ये सीरीज बहुत लंबी है, साई सुदर्शन को भी काफी मौके मिलने बाकी हैं। अगर हम पिच की बात करें तो इंडिया की बैटिंग, इंग्लैंड की वीक बॉलिंग के ऊपर हाईवे जैसी पिच, इन सभी बातों को अगर हम एक तरीके से कलेक्टिव एफर्ट के तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया का परफॉर्मेंस क्लियर तौर पर लाजवाब था। वहीं अगर हम लोग जायसवाल के यहाँ पर रिकॉर्ड की ही बात करें तो लीड्स में इंडिया के लिए सेंचुरी बनाने वाले अब वो पहले बैट्समैन बन चुके हैं। फारूक इंजीनियर ने 86 बनाए थे और गावस्कर ने 78 बनाए थे, उनको यहाँ पर इन्होंने पीछे छोड़ा है। वहीं गिल का भी टैलेंट यहाँ पर बिल्कुल खुलकर सामने आया है। कैप्टनसी ने गिल को कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा तराशा ही है। ओवरसीज में पहला टेस्ट सेंचुरी मारा है जो कि उनकी एबिलिटी को यहाँ पर प्रूव करता है। अगर हम लोग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की ही बात करें तो गिल और जायसवाल ने एक दिन में 2 सेंचुरीज लगाकर तेंदुलकर और सहवाग के साथ साथ पुजारा और धवन के रिकॉर्ड की बराबरी करी है। इसके अलावा बैटिंग लाइनअप भी अभी काफी मजबूत है। मतलब इन सब के बावजूद भी आप ये मान सकते हैं कि अभी करुण नायर, जडेजा, शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर्स अभी बचे हुए हैं। अगर यहां पर अभी इंडिया के ऑलरेडी 360 रन हो चुके हैं, अगर इंडिया यहां पर 500 to 550 का स्कोर टांग देता है बोर्ड पर तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लैंड बहुत भयंकर प्रेशर में आ जाएगी और उसके बाद पूरा मादा रहेगा इंडिया की बॉलिंग पर। आप इस बात को समझिए कि इस समय इंडिया जिस पोजीशन में है वो वाकई में काफी स्ट्रांग है। अगर हम जायसवाल के ही ऑलराउंड शो की बात करें तो चाहे इंडिया हो, वेस्ट इंडीज हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो, इन सभी जगहों पर जाकर बंदे ने सेंचुरी मारी है। जायसवाल ने हर जगह पर अपनी काबिलियत को सिद्ध किया है। तो ऐसे में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और प्लेयर्स ने इंडिया को कहीं ना कहीं जो अंडरस्टिमेट किया था उसी का खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं। और इंडिया ने जिस तरीके से फियरलेस और एग्रेसिव अप्रोच दिखाया है वो क्लियर कर रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया इसी तरीका क्रिकेट खेलने वाला है। मतलब बेसबॉल होगा आपका बहुत एग्रेसिव एक अप्रोच, बट यहाँ पे शायद वो फेल हो रहा है। ओवरसीज में धोनी को पीछे छोड़ते हुए पंत टेस्ट में इंडिया के लिए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरिंग विकेट कीपर भी बन चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें हैं जो कि फेवरेबल कंडीशंस की तरफ उनको लेकर जा रही हैं। बाकी मेन चीज़ देखने वाली ये होगी किस तरीके से आज का गेम आगे बढ़ता है। अब से कुछ देर में ही दूसरे दिन का गेम शुरू होने वाला है, तो देखते हैं इंडिया किस तरीके से वहाँ पर अपने आप को अप्लाई करती है। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।